वेलकम बैक एनी फैंस, स्वागत है आप लोगों का ग्लिच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। तो जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, ब्याकुया और इचिगो की फाइट में इचिगो की जीत होती है। तो वादे के मुताबिक ब्याकुया इचिगो के सभी क्वेश्चंस के आंसर दे देता है और दूसरी तरफ रांगेको और टोशिरो सेंट्रल 46 कोर्ट के बाहर थे जिसका दरवाजा बंद था, लेकिन टोशिरो उस गेट को तोड़ के कोर्ट के अंदर जाने लगता है। और अब आगे असलियत में सेंट्रल 46 पूरे सोल सोसाइटी का जजमेंट कोर्ट है। जब कोई सोली पर क्राइम करता है तो उसकी जजमेंट सेंट्रल 46 में ही होती है और रोकिया को भी एग्जीक्यूशन की सजा सेंट्रल 46 ने ही दी थी। और अगर कोर्ट ने फैसला कर लिया तो पूरे सोल सोसाइटी के कोई भी मेंबर या कोई भी कैप्टन कोर्ट के फैसले को नहीं बदल सकते। और जैसे ही टोशिरो और रांगेको कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं तो ये दोनों कोर्ट के अंदर का नजारा देखकर शॉक में पड़ जाते हैं, क्योंकि कोर्ट के सभी मेंबर्स को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। और टोशिरो इन लाशों को देखकर ही समझ जाता है कि इन्हें आज या कल नहीं मारा गया। और सोसाइटी में वार जोन स्टार्ट करने से पहले से ही सेंट्रल 46 को पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। ये सब सोचकर टोशिरो समझ जाता है कि कोर्ट के मेंबर्स को वार जोन के पहले से ही मारा गया है और उन्हें जो ऑर्डर्स कोर्ट ने दिया था वो किसी और का प्लान था। और टोशिरो का डाउट सीधे गिन इचिमारू पर जाता है। तभी वहाँ पर कीरा आता है और कीरा को यहाँ देखकर टोशिरो उससे पूछता है कि वो आखिर यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन कीरा इसका जवाब ना देते हुए यहाँ से भागने लगता है। और कीरा को भागता हुआ देख टोशिरो और रांगेको उसके पीछे जाने लगते हैं। टोशिरो बार बार कीरा को रुकने को बोलता है और उसके सवाल का जवाब देने को बोलता है, लेकिन कीरा बोलता है कि वो तो सिर्फ अपने ऑर्डर्स को मान रहा था, उसे सिर्फ कोर्ट के गेट को बाहर से बंद करना था। ये सुनकर टोशिरो गुस्से से बोलता है कि उसे ये सब करने का ऑर्डर किसने दिया, जिसपे कीरा बोलता है कि उसे ये ऑर्डर खुद सेंट्रल 46 ने दिया। ये सुनकर टोशिरो को कुछ भी यकीन नहीं होता, लेकिन फिर कीरा बोलता है कि टोशिरो को उसके पीछे आने के बजाय मोमो की सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोमो स्क्वाड 10 के बैरियर को तोड़ के वहाँ से भाग चुकी है और पूरे टाइम टोशिरो को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गई है। ये सुनकर टोशिरो और भी ज्यादा शॉक में पड़ जाता है। फिर टोशिरो रांगेको को कीरा के पास छोड़कर कोर्ट की तरफ बढ़ने लगता है। टोशिरो को यहाँ से जाता हुआ देख कीरा एक स्माइल देता है और वहाँ पर रुक जाता है। ये देखकर रांगेको कीरा से बोलती है कि क्या उसे भागते भागते थकान महसूस हो रही है जो वो ऐसे ही रुक गया। और फिर कीरा अपने जान पट्टों को निकालते हुए रांगेको से बोलता है कि क्या रांगेको को उसके जान पट्टों के एबिलिटी के बारे में पता है, अगर नहीं पता तो वो उसे जरूर बताएगा। और फिर कीरा अपने जान पट्टों के फर्स्ट फॉर्म को रिलीज कर देता है जिसका नाम होता है वाबिसुके, और फिर वो रांगेको पर अटैक कर देता है और फिर उन दोनों की जान पट्टो आपस में भिड़ने लगती है। और तभी अचानक से रांगेको की जान पट्टो नीचे गिर जाती है जैसे उसका वजन बहुत ज्यादा हो गया हो। असलियत में ये कीरा की जान पट्टो की एबिलिटी थी। उसकी जान पट्टो जिस भी चीज से टकराती है उस चीज का वजन पहले से 2 गुना ज्यादा हो जाता है। अगर वो 2 बार टकराए तो उसका वजन 4 गुना हो जाएगा, और अगर 10 बार टकराए तो उसका वजन 20 गुना हो जाएगा। और कीरा ने तो अपने जान पट्टो से रांगेको के जान पट्टो पर अनगिनत बार टक्कर मारी है, तो रांगेको के जान पट्टो का वजन हद से ज्यादा तो होना ही है। और अब कीरा के हिसाब से रांगेको लड़ने की हालत पर नहीं है, क्योंकि वो अपने जान पट्टों को उठा ही नहीं सकती। ये सुनकर रांगेको एक स्माइल के साथ कहती है कि भले ही वो अपने जान पट्टों को उठा नहीं सकती, लेकिन वो उसे गायब तो कर सकती है। और फिर रांगेको अपने जान पट्टों के फर्स्ट फॉर्म हाइनेको को रिलीज कर देती है, जिससे उसकी जान पट्टो धूल में बदल जाती है। ये देखकर कीरा हैरान हो जाता है और अब रांगेको पूरे गुस्से में थी। और नेक्स्ट सीन में हम मोमो को देखते हैं जो सेंट्रल 46 में पहुंच चुकी थी, और मोमो को भी पता चल गया था कि सेंट्रल 46 में कोई भी जिंदा नहीं है। तो वो ये सब सोचकर कंफ्यूजन में पड़ जाती है कि आखिर ये सब काम किया किसने। तभी मोमो के पीछे गिन इचिमारू आके मोमो को उसके पीछे आने को बोलता है और फिर गिन मोमो को एक बड़े कमरे के अंदर ले जाता है। मोमो गिन से पूछती है कि वो आखिर यहाँ क्या कर रहा है और अब वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, जिसपे गिन बोलता है कि यहाँ पर कोई है जिसे गिन मोमो से मिलाने लाया है। और फिर वो मोमो को उसके पीछे देखने को बोलता है, और जैसे ही मोमो पीछे देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने खड़े थे महान 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 लॉर्ड आइजेन, वो भी बिल्कुल हट्टा कट्टा। और आइजेन मोमो को देखकर कहता है टाइगर अभी जिंदा है और बिल्कुल फ्रेश और हेल्दी। मोमो को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो आइजेन को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश भी थी, तो वो खुशी के मारे आइजेन को गले लगा लेती है। और फिर आइजेन मोमो से माफी मांगता है अपने मौत का दिखावा करने के लिए, और मोमो उसे माफ कर देती है। और फिर आइजेन मोमो से बोलता है अलविदा मोमो, और फिर वो अपने जान पट्टों को मोमो
के शरीर के आर पार कर देता है। मोमो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर यहाँ हुआ क्या। वो तो सदमे में पहुंच चुकी थी क्योंकि जिसे वो इतना चाहती थी उसी ने उसके पीठ पर छुरा घोंप दिया और फिर घायल मोमो नीचे गिर जाती है और मोमो को यहीं पर छोड़कर आइजेन और गिन यहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ उनाहना और इसाने कोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे और कोर्ट के अंदर शैतानी स्माइल लेके कैप्टन आइजेन और गिन यहाँ से जा रहे थे। लेकिन तभी उनके सामने टोशिरो आ जाता है और टोशिरो भी आइजेन को जिंदा देखकर एक सदमे में पहुंच जाता है क्योंकि आइजेन तो पहले ही टपक चुका था लेकिन अब वो उसके सामने खड़ा है, वो भी जिंदा। और फिर टोशिरो समझ जाता है कि कैप्टन आइजेन की नीयत कुछ ठीक नहीं है तो वो इनसे मोमो के बारे में पूछता है लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देता। लेकिन टोशिरो सेंस कर लेता है कि मोमो इन दोनों के पीछे है तो वो बिजली की रफ्तार से मोमो के पास पहुंच जाता है। मोमो जो मरने की हालत पर थी और मोमो की ऐसी हालत देखकर टोशिरो की सनक जाती है। तभी आइजेन टोशिरो से बोलता है कि उसका इरादा टोशिरो के दिल को ठोस पहुंचाना नहीं था क्योंकि वो तो मोमो को दो हिस्सों में काटने को सोच रहा था ताकि टोशिरो उसे ढूंढ ना पाए। ये सुनकर टोशिरो और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो इन दोनों से पूछता है कि आइजेन और गिन ने कब हाथ मिला लिया और वो दोनों भला ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसपे आइजेन बोलता है कि उसका ये प्लान कैप्टन बनने से पहले से ही था और आइजेन का लेफ्टिनेंट पहले से ही गिन इचिमारू था ना कि मोमो। और चाहे टोशिरो जितना भी कोशिश कर ले वो उसके असलियत को कभी पता नहीं कर सकता। ये सुनकर टोशिरो और ज्यादा भड़क जाता है और अपने स्पेशल प्रेशर को रिलीज करके सीधे अपने बांखाए डाइगोरेन हियोरेन मारू को रिलीज कर देता है। तभी वहाँ पर उनाहना और इसाने भी आ जाती है और फिर टोशिरो आइजेन से बोलता है कि अब किसी भी हालत में आइजेन उसके हाथों से नहीं बच सकता। जिसपे आइजेन बोलता है छोटी मुंह बड़ी बात और फिर टोशिरो आइजेन पर अटैक कर देता है जो आसानी से आइजेन को लग भी जाता है और आइजेन एक आइस में कैद हो जाता है। लेकिन असलियत में आइजेन टोशिरो से भी फास्ट होता है जो आसानी से टोशिरो को बुरी तरीके से घायल कर देता है। टोशिरो को अपने आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से आइजेन को कैद किया था लेकिन वो तो उसके पीछे है। और फिर घायल टोशिरो नीचे गिर जाता है। तभी उनाहना आइजेन से बोलती है कि आइजेन तो कैप्टन बुलाने के लायक भी नहीं है, वो तो एक गद्दार है। और आइजेन ने अपनी मौत का दिखावा किया और शियोजोतो क्यूरिन में चुप गए क्योंकि पूरे सोल सोसाइटी में शियोजोतो क्यूरिन ही एक लौती जगह है जहाँ पर किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। तो आइजेन के लिए चुपना ये बेस्ट जगह है। ये सुनकर आइजेन कहता है कि उनाहना की बात सच है लेकिन पूरी तरीके से सच नहीं क्योंकि आइजेन यहाँ पर चुपने तो बिल्कुल नहीं आया था। तभी आइजेन अपने एक क्लोन बॉडी को पकड़ लेता है और उनाहना से कहता है कि उन सभी ने जो डेड बॉडी देखी थी असलियत में वो उसकी जानपक्तों की पहली फॉर्म है। और फिर आइजेन अपने जानपक्तों का नाम बोलता है जिसका नाम कियोकासुई गेत्सु होता है जिससे उसकी क्लोन बॉडी जानपक्तों में बदल जाती है। ये देखकर उनाहना और इसाने हैरान हो जाते हैं और फिर आइजेन बोलता है कि ये उसकी जानपक्तों है कियोकासुई गेत्सु और इसकी काबिलियत एक परफेक्ट हिप्नोसिक है जो किसी को भी अपने बस में कर सकता है। ये सुनकर इसाने हैरान हो जाती है क्योंकि आइजेन की जानपक्तों तो एक रनिंग वाटर टाइप जानपक्तों है तो भला उसकी जानपक्तों एक हिप्नोसिक जानपक्तों कैसे हो सकती है क्योंकि आइजेन के जानपक्तों के बारे में तो उसने खुद एक्सप्लेन किया था। लेकिन उनाहना समझ जाती है कि आइजेन ने ये सब सभी को अपने बस में करने के लिए किया था। ये सुनकर आइजेन बोलता है बिल्कुल सही पकड़े हैं क्योंकि उसकी जानपक्तों की परफेक्ट हिप्नोसिक सभी को बस में कर सकती है। उसे तो सिर्फ अपने जानपक्तों को अपने दुश्मन की आंखों के सामने रिलीज करना होता है और जो बंदा उसके जानपक्तों पर आंख रखता है वो आइजेन के कंट्रोल में आ जाता है। उसकी जानपक्तों से सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जो अपनी आंखों से उसके जानपक्तों के फर्स्ट फॉर्म को नहीं देखे। और हमें पता चलता है कि कैप्टन टोशिन पहले से ही आइजेन के साथ मिला हुआ था क्योंकि वो हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो अपने आंखों पर पट्टी मार के रखता है। और प्रेजेंट में टोशिन रेंजी और रुकिया को रोक लेता है। रेंजी समझ नहीं पाता कि कैप्टन टोशिन करना क्या चाहता है लेकिन तभी टोशिन रेंजी को चारों तरफ से घेर लेता है और प्रेजेंट में गिन भी उनाहना और इसाने को पत्तियों से घेरने लगता है। और आइजेन जाने से पहले उनाहना से कहता है कि वो उनाहना से काफी इम्प्रेस है क्योंकि उनाहना ने उसके बॉडी पर काफी रिसर्च किया। भले ही वो आइजेन के बस पर थी लेकिन फिर भी उसे आइजेन पर थोड़ा थोड़ा शक हुआ जो काबिले तारीफ है। और फिर आइजेन गुड बाय बोल के यहाँ से चला जाता है। और फिर सीन रेंजी और रुकिया पर शिफ्ट होता है जो फिर से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके थे। और तभी उनके पास आइजेन और गिन भी आ जाता है और आइजेन को जिंदा देखकर रेंजी भी शॉक में पड़ जाता है। और गिन को आइजेन के साथ देखकर रेंजी कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और फिर आइजेन रेंजी से बोलता है कि रेंजी की भलाई इसी में है कि वो रुकिया को यहीं पर छोड़कर यहाँ से चले जाए। तो गाइस आगे क्या होगा? क्या फिर से इचिगो रुकिया को बचाने के लिए आइजेन से लड़ेगा या फिर कुछ और ही होगा? जानने के लिए अगले पार्ट को मिस ना करना। तब तक के लिए बाय।